हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज सेमीकंडक्टर चैप्टर से ट्रांजिस्टर के मूल परिपथ विन्यास तथा ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणिक गुण, जिसमें निवेशी अभिलक्षणिक यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी धारा प्रवर्धन गुणांक या धारा लाभ तथा एसी प्राचल अल्फा और बीटा में संबंध, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि जो ट्रांजिस्टर परिपथ विन्यास होता है क्या है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। अतः उसे किसी परिपथ में जोड़ने के लिए 4 टर्मिनलों की आवश्यकता पड़ती है। अतः किसी एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ रखना पड़ेगा या पड़ता है। इस प्रकार किसी ट्रांजिस्टर को 3 विन्यासों में रखा जा सकता है। पहला, उभयनिष्ठ आधार यानी आधार को जो है दोनों में कॉमन कर दिया जाए, इनपुट और आउटपुट में। उभयनिष्ठ उत्सर्जक इमीटर को, या फिर उभयनिष्ठ संग्राहक कलेक्टर को। तो इस तरह से कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, जिसे कि शार्ट में हम सीबी, सीई और सीसी बोलते हैं। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो ज़्यादातर हम जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी सीई कॉन्फ़िगरेशन को जो है पढ़ते हैं। जैसे इमीटर, बेस, कलेक्टर, तो ये कॉमन बेस, ये इधर इनपुट में भी हो जाएगा और इधर बेस ये आउटपुट में भी हो जाएगा। इसी तरह से कॉमन इमीटर, इमीटर जो है इनपुट में भी कॉमन होगा, आउटपुट में भी कॉमन होगा। कॉमन कलेक्टर, या इनपुट में भी कॉमन होगा इधर और आउटपुट में भी कॉमन होगा। तो इस तरह से कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, यह 3 तरह के इसमें कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो यहां पर हम आज जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का अभिलक्षणिक वक्र खींचेंगे। तो इस अभिलक्षणिक वक्र को खींचने के लिए सबसे पहले हमें इसके परिपथ को तैयार करना होगा। तो इसके परिपथ को तैयार करने में हमने लिया एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये ले लिया एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें इसका इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर सर्किट को पूरा करिए। तो बेस करंट को पढ़ने के लिए 1 माइक्रो एम्पियर मीटर लगाना पड़ेगा और इसके बीच यानी बेस और इमीटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VBE, यह लगाने के लिए यहां पर हम 1 वोल्ट मीटर लगाएंगे। इनपुट पर एक बेस रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां पर जो है ये बैटरी, जो कि इस B और E को सप्लाई देने के लिए लगाई गई है। ठीक इसी तरह से बाहर की जो सर्किट है, आउटपुट सर्किट, इसमें इमीटर और कलेक्टर को आप ले जाकर के जोड़ेंगे। कलेक्टर करंट को पढ़ने के लिए यहां पर हम 1 मिली एम्पियर मीटर, बेस करंट से कलेक्टर करंट अधिक होती है, इसलिए बेस करंट माइक्रो एम्पियर में और कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में होती है। C और E के बीच का पोटेंशियल पढ़ने के लिए VCE, जो कि ये लगा देंगे। इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है और ये नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ। VCC जो कलेक्टर और इमीटर को बायस करने के लिए सप्लाई दी जाती है और इसी के साथ एक लगा हुआ है कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो अब यह जो सर्किट है, यह सर्किट तैयार हो गई। इस सर्किट में बेस करंट IB, इमीटर करंट IE और कलेक्टर करंट IC। बेस और इमीटर के बीच वोल्टेज VBE, C और E के बीच VCE। अब यहां पर 2 तरह की सर्किट हमें मिलेगी, एक इनपुट और एक आउटपुट। एक इनपुट और एक आउटपुट। तो जब हम निवेश अभिलक्षणिक या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो इसमें निर्गत वोल्टता VCE को नियत रख दिया जाएगा। जैसा कि अगर आप इस फिगर में देखें तो ये जो VCE है, VCE को हम 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट इस पर ला करके इसको फिक्स कर लेंगे।
फिक्स करने के बाद हम इस वेरिएबल सप्लाई से VBE और IB इसकी वैल्यू को नोट करेंगे। तो जब VBE को बढ़ाएंगे तो IB की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो VCE को नियत करके और VBE तथा IB के बीच ग्राफ खींच लेते हैं। तो यह जो ग्राफ होगा यह इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा। ठीक इसी तरह से जब हम बेस करंट को नियत रख करके, बेस करंट को कांस्टेंट करके VCE और IC के बीच में ग्राफ खींचेंगे, उसका वेरिएशन देखेंगे, तो जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी वह आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। तो आप इसे और डिटेल से देखें। निवेशी वोल्टता VBE में परिवर्तन के साथ निवेशी धारा IB में भी परिवर्तन होता है। यानी जब VBE को चेंज करेंगे तो IB भी चेंज होगा। तो VBE और IB के संगत मानों के बीच खींचे गए ग्राफ को कॉमन एमिटर अभिविन्यास का निवेश अभिलक्षणिक कहलाता है, यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। निवेश अभिलक्षणिक प्राप्त करने के लिए VCE का मान इतना अधिक होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर सक्रिय अवस्था में रहे। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए VBE का मान 0.7 वोल्ट से अधिक रहना चाहिए। इसके लिए VCE का मान 3 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच होना चाहिए। यानी सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अगर है तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को कम से कम जो हम सप्लाई दे रहे हैं यह सप्लाई 0.7 वोल्ट से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि 0.7 वोल्ट से कम पर यह कट ऑफ स्टेट में होगा, यह एक्टिव रीजन में नहीं होगा। इसलिए 0.7 वोल्ट से इसकी सप्लाई अधिक रखेंगे। और कहाँ से कहाँ तक? इसको इसीलिए हम 2 वोल्ट से और 20 वोल्ट के बीच इसकी सप्लाई रखते हैं। अब इसमें अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो VBE वर्सेस IB, तो जो ग्राफ है यह ग्राफ देखिए ऐसे मिलता है। ये VCE बराबर 10 वोल्ट जो नियत करके रखा गया था कि VCE की वैल्यू को नियत कर दिया गया, तो VCE इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर जब ग्राफ को खींचा तो ग्राफ ऐसे मिलता है। तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि आप जो है यह जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं यह 0 0 0 होते हुए 0.6 से आगे जब ये बढ़ता है तो थोड़ी से जो है ये उठना शुरू होता है और इस तरह से 6 7 यानी 7 के आसपास जो है ये उठ जाता है। तो जो निवेशी प्रतिरोध है या इनपुट रेजिस्टेंस है वह होता क्या है? CE अभिविन्यास में नियत निर्गत वोल्टता मतलब VCE पर निवेश वोल्टता VBE में लघु परिवर्तन डेल्टा VBE तथा इसके संगत निवेशी धारा IB में लघु परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात को निवेशी प्रतिरोध RI कहते हैं। तो RI बराबर डेल्टा VBE अपान डेल्टा IB एट कांस्टेंट VCE। अब यहाँ पर आप देखें कि इधर जो है वैल्यू क्या है? V की है और इधर I की है। तो V अपान I अगर निकालेंगे तो वह R मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो स्लोप निकालेंगे tan थीटा तो यह I अपान V मिलेगा। तो I अपान V मिलेगा, इसका मतलब हो गया कि रेसिप्रोकल हो गया रेजिस्टेंस का। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है RI बराबर 1 बटा वक्र का ढलान। और यहाँ पर जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है इस रेजिस्टेंस का मान 10 to the power 2 ओम यानी 100 ओम के आर्डर का होता है। 100 से यानी 600 700 400 500 इस तरह से यानी सैकड़े में होता है इसका रेजिस्टेंस। निर्गत अभिलक्षणिक वक्र आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो निवेशी धारा IB को नियत रखकर, जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया कि IB को जो है नियत रख देते हैं और जब IB को नियत रखते हैं तो निर्गत वोल्टता VCE में परिवर्तन के साथ निर्गत धारा IC में परिवर्तन होता है। तो VCE व IC के संगत मानों के बीच खींचे गए ग्राफ को CE अभिविन्यास का निर्गत अभिलक्षणिक वक्र कहते हैं या कहलाता है। तो इस तरह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है VCE और IC के बीच होता है एट कांस्टेंट IB। तो IB के भिन्न भिन्न मानों के लिए जो निर्गत अभिलक्षणिक वक्र होंगे वह अलग अलग प्राप्त होंगे।
जब IB की वैल्यू शून्य होती है, यानी जब कोई बेस करंट नहीं है, तो ट्रांजिस्टर की अवस्था अंतक अवस्था कहलाती है, यानी कट ऑफ स्टेट होता है। जब VCE के कुछ मान, यानी VCE पर कुछ सप्लाई दी जाती है, तो VCE के अति लघु मानों के लिए IC का मान VCE के साथ लगभग रैखिक रूप से बढ़ता है। क्यों? BC जो है, यानी जो बेस करंट, यानी बेस और कलेक्टर का जंक्शन है, यह फॉरवर्ड बायस में होता है। जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो ट्रांजिस्टर सक्रिय नहीं बल्कि संतृप्त अवस्था, सेचुरेशन स्टेट में होता है। और इसमें जो IC है, IC जो है वह VCE के द्वारा कंट्रोल होती है, यानी VCE में अगर चेंज होता है तो IC चेंज होगी। इसी तरह से जब VCE का मान जो है इतना अधिक रखा जाए कि BC जो है रिवर्स बायस हो जाए, मतलब कि जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वह रिवर्स बायस हो जाए, उस स्टेट में ट्रांजिस्टर सक्रिय अवस्था में आ जाता है, यानी एक्टिव स्टेट में आ जाता है। और VCE का मान बढ़ाने पर IC के मान में बहुत कम वृद्धि होती है। तो इस तरह से जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वह ग्राफ जो है VCE और IC के बीच होगा एट कांस्टेंट IB। तो देखिए, ये इधर है VCE और इधर है IC। जब IB बराबर 0 है तो ये ग्राफ देख रहे होंगे कि ग्राफ कुछ गया है ऐसे। IB की वैल्यू जब 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ ये बढ़ते हुए जा रहा है। अब यहाँ पर जब ग्राफ को आप ध्यान से देखें तो इसका ये पोर्शन जहाँ से कि ये लाइन उठना शुरू होती है, जहाँ से इस ग्राफ में चढ़ाव बढ़ना शुरू होता है, यह पोर्शन जो है इसका कहलाता है संतृप्त अवस्था। यह इस स्टेट जो है इसका कहलाता है संतृप्त अवस्था, सेचुरेशन स्टेट। और जब IB बराबर 0 है, इसमें जो है यह जो स्टेट है उसके नीचे का पोर्शन, यह सक्रिय अवस्था, यह अंतक अवस्था कहलाता है। यह पोर्शन जो है यह अंतक अवस्था कहलाता है। और यहां से लेकर के और ये जो ग्राफ मिल रहा है यह सक्रिय अवस्था है। तो प्लीज इसे चेंज कर लेंगे, सक्रिय अवस्था नहीं, ये अंतक अवस्था है। तो निर्गत प्रतिरोध जो आउटपुट रेजिस्टेंस है CE अभिविन्यास में नियत निवेश धारा IB को नियत करके और VCE में चेंज करके और IC में जो लघु चेंज होता है, तो डेल्टा VCE और डेल्टा IC का जो अनुपात है एट कांस्टेंट बेस करंट, यह आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, इसका निर्गत प्रतिरोध होता है, जो कि इस ग्राफ के वक्र के सक्रिय क्षेत्र के ढलान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सक्रिय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के ये पोर्शन जो आप देख रहे होंगे ये सक्रिय के लिए मिला है। ये पोर्शन जहाँ से ये उठना शुरू हुआ था ये संतृप्त है और यह अंतक अवस्था है। इस स्थिति में जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है यह जो है सैकड़ों किलो ओम के आर्डर का होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 10⁵ ओम के आर्डर का होता है। अब इसमें धारा प्रवर्धन गुणांक, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, तो ये डिफाइन होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB एट कांस्टेंट VCE। VCE को जब जो है कांस्टेंट रखेंगे तो कलेक्टर करंट में चेंज और बेस करंट में चेंज का जो अनुपात होता है वह इसका बीटा AC कहलाता है, यानी धारा प्रवर्धन गुणांक या धारा लाभ। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जब हम इसे निकालते हैं तो IC अपॉन IB यह बीटा DC कहा जाता है। बीटा AC और बीटा DC का मान लगभग समान होता है, अतः इसे सामान्यतया बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीटा का मान विभिन्न ट्रांजिस्टरों के लिए 20 से 400 के बीच होता है, यानी बीटा का जो मान होता है वह 20 से 400 के बीच होता है। कॉमन बेस परिपथ में जो धारा प्रवर्धन गुणांक होता है उसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। कॉमन इमीटर में इसको हम जो है बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा AC की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB एट कांस्टेंट VCB और अल्फा DC होगा IC अपॉन IE। अब इस धारा प्रवर्धन गुणांक
बीटा और अल्फा में कुछ संबंध होगा। तो एसी प्राचल अल्फा तथा बीटा में संबंध। ये पता है हमें कि ट्रांजिस्टर परिपथ में जो इमीटर करंट होती है वह बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होती है। अगर यह परिवर्तन सूक्ष्म हो तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा आई ई इक्वल्स टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। अब इस इक्वेशन 2 को डेल्टा आई सी से अगर डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये बनेगा डेल्टा आई ई अपान डेल्टा आई सी इक्वल्स टू डेल्टा आई बी अपान डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई सी। ये कट करके 1 हो गया। अब देखिए बीटा एसी की वैल्यू होती है डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी और अल्फा एसी की वैल्यू होती है डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई एट कांस्टेंट वी सी। तो यहां पर डेल्टा आई ई और डेल्टा आई सी ये अनुपात है। तो आई सी अपान आई ई होता तो अल्फा होता, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी ये वैल्यू हो गई 1 अपान अल्फा। तो ये पुट कर दिया 1 अपान अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा बी अपान डेल्टा आई सी। देखिए डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी बीटा ए सी है, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1 अपान बीटा प्लस ये कट करके हो गया 1। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस बीटा अपान बीटा। अब अल्फा चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा। या अगर हम इसे अल्फा के टर्म में चाहते हैं तो यहां से 1 बाई बीटा इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा माइनस 1। तो हो जाएगा अल्फा ये 1 माइनस अल्फा अपान अल्फा। तो बीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल, तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा।